नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही न्यूज रूम से सहयोगी सुमित भी लाइव जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर से अहम खबर की, जहां मंदसौर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज का सीएम शिवराज ने भूमि पूजन किया, जहां 400 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। सीएम ने राजपूत समाज के छात्रावास का भी भूमि पूजन किया। बड़ी खबर मंदसौर से। तो मंदसौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस दौरान मेडिकल कॉलेज का सीएम ने भूमि पूजन किया। 400 करोड़ की लागत से तैयार होगा मेडिकल कॉलेज, जहां सीएम ने राजपूत समाज के छात्रावास का भी भूमि पूजन किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्यमंत्री महोदय, सुनो रे भांजे भांजियों, कमलनाथ दादा ने आके मेरी योजना बंद कर दी थी बच्चों की पढ़ाई की, अब मैंने फिर चालू कर दी है। तुम पढ़ो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, क्लैट के माध्यम से किसी विधि महाविद्यालय में जाओ, आईआईटी आईआईएम में जाओ। फीस कितनी भी हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8-10 लाख रुपया साल भी हो, तो वो भी मम्मी पापा नहीं है, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पढ़ो और पढ़ो बच्चों। लेकिन आज ये जो सौगात मिली है मेडिकल कॉलेज की, मैं नेतृत्व को बहुत बधाई देता हूं। आपने खूब परिश्रम किया और सुधीर की अकेला संसदीय क्षेत्र है, यहां 3 मेडिकल कॉलेज मंदसौर में, रतलाम में मैंने पहले ही पिछले टर्म में खोल दिया था, और अब नीमच में भी एक संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज। इसका फायदा यह होगा कि नीमच मंदसौर के बच्चे डॉक्टर बन के निकलेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, डॉक्टर बन के बाहर मत भागना रे, अपने ही अस्पतालों में काम करना, जनता की सेवा करना, बीमारों का। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में आज शाम को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ करने वाले हैं और रायसेन में भी लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। रायसेन जिले में भी जिला मुख्यालय से लेकर विकास खंडों ग्राम पंचायतों में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना को अन्य राज्यों ने मॉडल के तौर पर अपनाया है और अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 रीलॉन्च होने जा रही है। तो क्या कुछ इसका स्वरूप रहेगा, इस वक्त हमारे साथ महिला बाल विकास विभाग के संचालक रामराव भोसले जी हैं। उन्हीं से जानेंगे सर, 2.0 रीलॉन्च हो रही है और अन्य राज्यों ने भी इसे मॉडल के तौर पर अपनाया है, किस तरीके से इसका अब नया जो स्वरूप है वो तैयार होगा और देखने को मिलेगा? लाडली लक्ष्मी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चियों का समाज में जो स्थान है वो उसको मजबूत करने का एक मुख्य उद्देश्य था उसमें। और उसके लिए जो शुरू से ध्यान दिया गया वो इस बात पे दिया गया कि बच्चियों की शिक्षा और उसके अवसर में कहीं कमी ना रहे। तो स्कूल एजुकेशन पर जो मुख्य रूप से ध्यान दिया गया, और अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चियों की हायर एजुकेशन भी अच्छे से हो और साथ में ही वह आत्मनिर्भर भी बन सके, तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना करियर सिलेक्ट कर सके और किसी अच्छी पोजीशन को समाज में प्राप्त कर सके। इस पर ध्यान रखते हुए अब काम किया जा रहा है। तो सर, हायर एजुकेशन, आपने कहा कि स्कूल एजुकेशन पे फोकस था, बड़ी संख्या में बच्चियां स्कूलों तक पहुंच रही है। हायर एजुकेशन में किस तरीके से उनकी मदद की जाएगी ताकि वो जो भी बनना चाहती हैं, जहां भी जाना चाहती है, तो उस हिसाब से उनकी मदद भी हो सके? कई योजनाएं भी सरकार की तरफ से चल रही हैं। इन सारी योजनाओं का जो उद्देश्य है वो बच्चियों को किसी प्रकार के शिक्षा के अवसर में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो आर्थिक रूप से होती है कि आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर नहीं है या परिवार जो है फीस नहीं भर पा रहा है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए इस योजना में काम किया जा रहा है। पर सर, अब राशि को देने के लिए भी जो कई स्टेप हैं वो भी अब बढ़ाए गए हैं और राशि अब इस एज में मिलेगी, वो भी कुछ स्टेप जोड़े गए हैं। तो कितनी ज़्यादा, क्योंकि सीएम ने ही कहा है कि बच्चियाँ जब पैदा हो तभी इससे लखपति हो जाएँ, तो अब आपकी 43 लाख से ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं मध्य प्रदेश की, वो लखपति हैं। बिल्कुल सही है। और इस योजना में शुरू से जब राशि दी जा रही है तो अलग अलग सालों में जब वो पढ़ाई करती है, कक्षा 6 में, 9 में, 11 में, 12 में, उसी प्रकार से अब हायर एजुकेशन में जब वो प्रवेश लेगी तब तब उसको वैसे छात्रवृत्ति के रूप में इंसेंटिव उसको दिया जा रहा है। और यही आगे चल के उसका आधार बनेगा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे।
पूरी अपनी व्यावसायिक शिक्षा है या अपनी जो कॉलेज की जो शिक्षा है वो पूरी करेगी और नौकरी कर ले या कोई व्यवसाय स्थापित करे, आत्मनिर्भर बने, उसकी तरफ सरकार का ध्यान है। मतलब मध्य प्रदेश की बेटियां अब देश भर में कहीं भी जाए, मध्य प्रदेश की बेटियां अलग से मध्य प्रदेश के नाम से ही पहचानी रहेंगी कि मध्य प्रदेश की बेटियां हैं। बिल्कुल यही उद्देश्य है इसका, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है। आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि लाडली अलग पहचान बनाए अपनी, और न केवल समाज में बल्कि पूरे देश में बनाए। तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 रिलॉन्च होने जा रही है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बच्चियां पैदा होते ही लखपति बने, बल्कि मध्य प्रदेश का नाम देश भर के अन्य राज्यों में रोशन करें और एक अलग पहचान मध्य प्रदेश की देश और दुनिया में बनाए रखें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। अब बात बिजली के संकट की। मध्य प्रदेश में एक तरफ बिजली का संकट है, वहीं दूसरी तरफ मांग और आपूर्ति में काफी अंतर है। 7 मई को प्रदेश में 12,200 मेगावाट बिजली की डिमांड रही, लेकिन मांग के एवज में 1700 मेगावाट बिजली की कम आपूर्ति हुई। वहीं बीजेपी के विधायक प्रदीप लारिया ने माना है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती हो रही है, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बिजली संकट पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। 2003-4 और उसके पहले नारा दिया जाता था डिब्बी युग आ गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने बिजली के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली का उत्पादन हो रहा है। हाँ, कुछ संकट अभी आया है कोयला का और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटौती हो रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आज मिलने वाले, उनसे कहेंगे। हमारे क्षेत्र में भी बिजली कहीं ना कहीं जा रही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि सरकार ने बिजली के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो चाहे रूरल क्षेत्र हो, सब जगह बिजली देने की काम पिछले दिनों किया है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। 7 घंटे की प्रतिदिन कटौती हो रही है। भोपाल शहर की बात करें तो 5-5 घंटे 8-10 कॉलोनियों रोज कटौती हो रही है। डेली समाचार पत्रों मीडिया में आता है कि आज इन कॉलोनियों में 5 घंटे बिजली गोल रही। मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है बीलखेड़ा, ये नगर निगम में है, शहरी क्षेत्र में, लेकिन ये उस कटौती में नहीं आता है, लेकिन ये मुंगालिया छाप से जुड़ा हुआ है। तो मुंगालिया छाप में कटौती होती है तो ये इसमें भी होती है, तो वहाँ के लोग कहते हैं साहब ये उसमें आता नहीं है, तो भी 7 घंटे की कटौती हो रही। तो एक तरफ रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में आज जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि पीसीसी दफ्तर में प्रदर्शन शुरू हुआ और पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे। ये रसोई गैस के भाव कल फिर 50 रुपए बढ़ा दिए, 1050 हो गए। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो 300 रुपए 400 रुपए रसोई गैस का भाव होता था, और जब बढ़ जाता था 10 रुपए 15 रुपए तो ये बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे, जाम कर देते थे। स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की के लोग, और आज लगातार पिछले 1 साल के अंदर ये लगातार हर 15-20 दिन में रसोई गैस के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं। आज ये बोल नहीं रहे, आज इनकी आवाज नहीं निकल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अब बात करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ की, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है, ट्वीट किया है। ट्वीट कर वो कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सीएम से लेकर प्रशासनिक विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि अब भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां प्रदेश में पंगु बन जाएंगी। वहीं रीवा जिले के एक मंदिर में यहां पर ड्रेस कोड अप्लाई कर दिया है। प्रवेश को लेकर ड्रेस कोड अप्लाई यहां पर किया गया है, जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में है ये मंदिर।
अब जीन्स पैंट सहित दूसरे आधुनिक परिधानों को पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब देवतालाब शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले पुरुषों को धोती तो वहीं महिलाओं को साड़ी पहनकर प्रवेश करना होगा, जिससे वो भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकें। मंदिर परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मंदिर परिषद की बैठक में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मौजूद रहे। जो सबसे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि धार्मिक आस्था के प्रतीक रूप में जो निर्णय हुआ है उसको ज्यादा प्राथमिकता के साथ लिया गया है कि मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को हर हालत में उसको जेंट्स धोती पहनना पड़ेगा और महिला को अपनी धोती पहनना पड़ेगा। अभी होता क्या, लोग जीन्स में चले जाते हैं, चमड़े का बेल्ट लगा के चले जाते हैं और उससे हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है। इसलिए उसमें निर्णय हुआ है कि इसी आषाढ़ महीने से हम उसको लागू कर देंगे। पहले अवेकनिंग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूकता के बाद उसको सख्ती से पालन करेंगे उसमें। और जिसको ऐसा लगता है कि हम पैंट नहीं उतार सकते, बेल्ट नहीं उतार सकते, वो बाहर से दर्शन करें, मंदिर के अंदर उसको प्रवेश को वर्जित करेंगे। ये फैसला भगवान की पूजा के लिए ड्रेस कोड जो लागू किया गया है, इसका क्या वही ड्रेस कोड, वही मतलब कि ड्रेस कोड मतलब कि पूजा करने जो भीतर जाएगा, यदि पुरुष जाता है तो पुरुष धोती पहने, माने जिसको अपने बघेली में पर्दनी कहते हैं, वो पर्दनी धारण करे या लुंगी लगावे, माने पैंट में नहीं जाएगा, वो हाफ पैंट में नहीं जाएगा, कुर्ता पैजामा में नहीं जाएगा, वो नीचे वो लुंगी लगावे, पर्दनी पहने, ये करे और महिला धोती पहने, जीन्स में नहीं जाएगा, चमड़ा का बेल्ट लगा करके नहीं जाएगा। वहीं धार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक दूल्हे को शेरवानी पहनना महंगा पड़ गया और इसको लेकर घराती और बाराती आपस में ही भिड़ गए। पथराव तक की नौबत आ गई। घटना ग्राम मंगबैडा की है, जहां दूल्हे को शेरवानी पहनना लड़की पक्ष के लोगों को ठीक नहीं लगा। लड़की पक्ष ने आदिवासी परंपरा के अनुसार दूल्हे को धोती कुर्ता पहनने को कहा और इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए दूल्हा दुल्हन को लेकर धार रवाना हो गया और जहां उन्होंने 7 फेरे लिए। धार से आदिवासी समाज की एक बारात आई थी, जो कि पास ही ग्राम मांगबेड़ा में आई थी। तो लड़के पक्ष द्वारा दूल्हे द्वारा शेरवानी पहनी गई थी और लड़की पक्ष का कहना था कि हमारे यहाँ जो फेरे होते हैं वो कुर्ता और धोती में होते हैं। तो लड़के को कपड़े चेंज करने का आग्रह किया गया था दूल्हे को, परंतु इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव होकर बाद में बात मारपीट तक पहुँच गई, जो कि दोनों पक्ष थाने पर भी आए थे। दोनों पक्षों की बात सुनी गई और दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तो इंदौर आगजनी कांड की ये पूरी खबर है, जहां पर आग लगाने वाले शुभम की पिटाई की गई थी। स्कूटी में आग लगाने वाले शुभम की पिटाई हुई थी। युवती की बहन ने आरोपी को चांटा मारा था। विजयनगर थाने पहुंचकर मारा चांटा। महिला अपनी बहन को छुड़वाने विजयनगर थाने पहुंची थी। युवती से भी हो रही थी थाने में पूछताछ। आपको बता दें, शुभम ने चांटा मारा और ये वही युवक है जिसने पहले तो प्रेम का इजहार किया था युवती से और युवती के मना कर देने पर उसने बदला लेने की ठानी और उसने युवती की स्कूटी पर आग लगा दी और स्कूटी में आग लगाने के दौरान ये आग भड़क गई। 7 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो गई और बिल्डिंग का कई हिस्सा जलकर खाक हो गया। और इस पूरे मामले में अब देखा जा रहा है कि युवती की बहन ने चांटा मारा। तो इंदौर का सरफिरा पुलिस की गिरफ्त में है। स्कूटी में आग लगाया था जो देखते ही देखते बिल्डिंग में फैल गई और एक के बाद एक 7 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इंदौर में 7 जिंदगियों की जीवन लीला खत्म कर देने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित को पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया।
से बचने के चक्कर में उसके हाथ पैर भी टूट गए, जिसके बाद पुलिस उसे घायल हालत में देर रात एमवाय अस्पताल लेकर पहुंची। इस युवक ने एक तरफा प्यार के चलते युवती की स्कूटी में आग लगाई थी, जो पूरी बिल्डिंग में फैल गई। ये खुलासा मकान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ। फुटेज में आरोपी वाहन में आग लगाता दिखा। युवती से उसकी कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उसी युवती की दोपहिया वाहन में आग लगाने की साजिश रची। यही आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम संजय उर्फ शुभम दीक्षित है, जो झांसी का रहने वाला है। आरोपी साल भर पहले ही इंदौर आया था और 6 महीने पहले तक इसी बिल्डिंग में किराएदार के रूप में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक मामला एक तरफा प्रेम संबंध का है। आरोपी इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक युवती से प्यार करता है। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन वो उसी से शादी करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इधर घटना के बाद स्वर्णबाग कॉलोनी में सन्नाटा है। यहाँ मातम पसरा है। इस वारदात को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है और एक सिरफिरे की करतूत ने 7 जिंदगियां छीन ली। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं खरगोन में पथराव, आगजनी और भड़की हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शहर के आनंदनगर में दंगे का मास्टरमाइंड इकबाल बारी को उज्जैन के जावरा से और शहर के भाटवाड़ी में दंगे के मुख्य आरोपी अफजल को इंदौर से पुलिस ने पकड़ा। दोनों 10 अप्रैल को दंगा भड़काने के बाद 28 दिन से फरार थे। आईपीएस अंकित जायसवाल ने बताया कि इन दोनों की हिंसा फैलाने में बड़ी भूमिका थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हिंसा में शामिल एक अन्य आरोपी अर्श उर्फ कैफ को भी झंडा चौक से गिरफ्तार किया गया। पथराव, आगजनी और हिंसा के मामले में अब तक 72 मामलों में 182 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें अफजल डिज़ायर नाम का एक आरोपी है और दूसरा इकबाल वाली, जिसमें इकबाल वाली जावरा में जाकर छुपा हुआ था और अफजल डिज़ायर इंदौर में। तो इन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा एक कैफ नाम का आरोपी है, उसको भी गिरफ्तार किया है। अभी तक 72 प्रकरणों में 182 अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें अफजल डिज़ायर की मुख्य भूमिका बता रहे हैं, जिसने मतलब दंगों भड़काने में अपनी भूमिका निभाई है।